हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिक्स टेक्निकल क्वेश्चंस के एमसीक्यू जो आपके आने वाले जेई और एई के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस आपके जो अभी एग्जाम्स हुए थे जेई और एई के, उनमें भी, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मिक्स टेक्निकल क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो है। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो पार्ट 1 वीडियो के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोथ EEPROM एंड EEPROM आर। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, यानी जो CSO सब्जेक्ट चलता है उसका एक क्वेश्चन है कि EEPROM और EEPROM किस टाइप की मेमोरीज हैं। EEPROM का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोनों ही रीड ओनली मेमोरी यानी रोम के टाइप हैं, और ये दोनों आते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको लग रहा होगा कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो बेसिकली एक रैम है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सब लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम समझते हैं, लेकिन रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है रीड राइट मेमोरी। बट बोथ आर रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों ही हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो यहाँ पे भी ये भले ही हमारे रोम के टाइप हैं, लेकिन ये भी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। पूरा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कंसेप्ट ये है कि EEPROM एंड EEPROM इज ए टाइप ऑफ रोम। ये दोनों ही रोम हैं, और डेटा इन रोम कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। जो भी डेटा रोम में स्टोर है उसको हम रैंडमली एक्सेस करते हैं, और EEPROM और EEPROM दोनों ही हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती हैं। EEPROM का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों ही हमारी नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर पावर कट ऑफ हो जाती है तो जो डेटा है वो रिटेन रहता है। यहाँ पे लिखा भी है, इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स इट डेटा विल बी रिटेन इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। पावर अगर टर्न ऑफ भी हो गई तो भी हमारा डेटा जो है वो रिटेन रहेगा, यानी लॉस्ट नहीं होगा पावर कट ऑफ होने के बाद भी। तो ये कहलाती है नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। तो रोम हमारी नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी है। और भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है इसको और अच्छे से समझने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए हैं, कंसेप्ट दिया है, और जो कॉमन मिस्टेक करते हैं अपन वो भी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर क्या कहलाता है। तो कितनी पावर डिलीवर हुई लोड में, उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है पावर फैक्टर की 1, और इसका मतलब होता है कि 100% पावर डिलीवर हो रही है लोड में। या हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव पावर कन्वर्ट हो रही है यूजफुल एनर्जी में वो 100% है। कितनी पावर लोड साइड डिलीवर हो रही है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, या कितनी एक्टिव पावर यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उसको भी हम कहेंगे पावर फैक्टर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय। हम एक्टिव पावर और एपरेंट पावर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव पावर को किलोवाट से और एपरेंट पावर को किलो वोल्ट एम्पियर से। अब यहाँ पे पूरा कंसेप्ट समझिए कि एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या कहलाती है, एपरेंट पावर क्या होती है, क्या वो यहाँ पे दिया हुआ है। एक्टिव पावर क्या कहलाती है? एक्टिव पावर वो पावर होती है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंटिन्यूअसली फ्लो होती है सोर्स से लोड की ओर। ठीक है, एक्टिव पावर इज द पावर दैट कंटिन्यूअसली फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। अब रिएक्टिव पावर क्या कहलाती है?
ऐसी पावर जो कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है सोर्स से लोड की ओर और रिटर्न बैक हो रही है सोर्स में, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। तो एपरेंट पावर को हम मेजर करते हैं किलो वोल्ट एम्पियर में, एक्टिव पावर को किलो वॉट में और रिएक्टिव पावर को kVAR में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एक्टिव और एपरेंट पूछा जा रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग हैपन्स इन लो पावर फैक्टर। इनमें से लो पावर फैक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं? तो बेसिकली लो पावर फैक्टर जब भी होता है तो लार्ज किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है किसी भी इक्विपमेंट की, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्रेटर कंडक्टर साइज, कंडक्टर का साइज भी बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की हैंडलिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स ही बिल्कुल सही हैं अगर पावर फैक्टर लो है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द एबव, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ कंज्यूमर व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। कंज्यूमर के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर क्या कहलाता है? तो किसी भी कंज्यूमर के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर होता है 0.85 से लेकर 0.95 लैगिंग। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर फॉर ए कंज्यूमर इज 0.84 to 0.95 लैगिंग। इफ ए कंज्यूमर इम्प्रूव पावर फैक्टर, अगर कोई कंज्यूमर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है तो उसका मतलब होता है कि वो बिल सेव कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसको सेव कर रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ए सेमीकंडक्टर रोम बेसिकली इज। सेमीकंडक्टर में रोम किस टाइप का सर्किट है? तो रोम बेसिकली एक सिक्वेंशियल सर्किट है जिसमें फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं और गेट लगे होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। रोम बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रोम बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं और सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे दिया है। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं वो बहुत ही सिंपल सर्किट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इट्स आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट ओनली। कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट उसके इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, जबकि सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट डिपेंड करता है उसके प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट आउटपुट पे। तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट में। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी मेमोरी और फीडबैक पाथ नहीं होता, जब सिक्वेंशियल सर्किट में एक मेमोरी एलिमेंट भी होता है और एक फीडबैक पाथ भी होता है आउटपुट से इनपुट के बीच में। जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उनमें मेमोरी एलिमेंट और फीडबैक पाथ होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट बिल्कुल सिंपल होते हैं क्योंकि उसका आउटपुट इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल हैं एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर। सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल हैं फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे रोम के बारे में दिया है। सो फॉर रोम द इनपुट इज ओनली द मेमोरी लोकेशन सेलेक्टर। जो इनपुट होता है वो केवल एक मेमोरी लोकेशन सेलेक्टर होता है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर रोम क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे पूरा मैंने बताया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इसका पूरा क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। 2 टाइप के रोम होते हैं, बाइपोलर, यूनिपोलर, तो सब कुछ दिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांजिस्टर हैज हाउ मेनी डोप्ड रीजन। एक ट्रांजिस्टर में कितने डोपिंग रीजन होते हैं? तो हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, यानी इसमें 3 डोपिंग रीजन हुए। ठीक है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज द रेशियो ऑफ। करेंट गेन ट्रांजिस्टर में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस चीज का रेशियो होता है करेंट गेन? तो करेंट गेन होता है कलेक्टर करंट टू बेस करंट का रेशियो। द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट फॉर ए कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज इज अ कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट। जो सीसी ट्रांजिस्टर होते हैं, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होते हैं, उनमें जो करंट गेन होता है वो बेसिकली कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ नॉर्मली बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। जो नॉर्मली बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, द इलेक्ट्रॉन इन द एमीटर हैव इनफ एनर्जी टू। एमीटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके पास काहे के लिए इनफ एनर्जी होती है?
तो उनके पास बेस एमिटर जंक्शन को क्रॉस करने के लिए, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इनफ एनर्जी होती है। तो यहाँ पे देखिए, इन अ नॉर्मली बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर द इलेक्ट्रॉन इन द एमिटर हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द बेस एमिटर जंक्शन। बेस एमिटर जंक्शन के बैरियर को क्रॉस करने के लिए उनके पास एनफ एनर्जी हो। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आप देख रहे होंगे कि सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक का फंडामेंटल मालूम है, बेसिक मालूम है, तो भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पाओगे। तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक आप कवर करिए, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी जो है वो पढ़िए, उसके साथ साथ इस टाइप के एमसीक्यू आप जरूर लगाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस थ्योरी के 2-3 ऑप्शन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे अदर ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते। तो इस टाइप के एमसीक्यू से आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, क्वेश्चन को समझने के लिए भी, टॉपिक के बारे में और ज्यादा समझने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट ओनली ए फ्यू होल्स आर इन द बेस रीजन मीन्स द बेस इज। अगर आपके बेस रीजन में कम होल है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है कि आपका जो बेस रीजन है वो लाइटली डोप्ड है, क्योंकि हमें मालूम है कि डोपिंग का सीधा रिलेशन होता है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे हमारे रीजन में। तो अगर कोई पर्टिकुलर रीजन आपका हेवली डोप्ड होता है तो उसमें चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, अगर लाइटली डोप्ड होता है तो उसमें चार्ज कैरियर्स कम होते हैं। तो अगर बेस रीजन लाइटली डोप्ड है इसका मतलब है उसमें फ्यू होल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द बेस रीजन इन ए ट्रांजिस्टर इज मेड अप वेरी थिन so that there is a better conduction of majority carrier from emitter to collector through base. The base region in a transistor is doped lightly so that the number density of majority carrier is low. Next है, if two transformer are operated in parallel, अगर दो ट्रांसफॉर्मर पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं with voltage ratio of transformer 1 slightly greater than that of 2, अगर दो ट्रांजिस्टर पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं जिनका जो वोल्टेज रेशियो है ट्रांसफॉर्मर 1 का वो थोड़ा सा ज़्यादा है ट्रांसफॉर्मर 2 से, और E1 एंड E2 आर द इंड्यूस्ड EMF ऑफ ट्रांजिस्टर 1 एंड 2, जहाँ पे E1 E2 इंड्यूस्ड EMF है ट्रांजिस्टर 1 और 2 का, Z1 Z2 इम्पीडेंस है ट्रांजिस्टर 1 और 2 का, देन द सर्कुलेटिंग करंट इज गिवन बाय। तो सर्कुलेटिंग करंट को हम कैसे देंगे? तो सर्कुलेटिंग करंट हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, E1 माइनस E2, और E1 E2 है हमारा इंड्यूस्ड EMF ट्रांसफॉर्मर 1 और ट्रांसफॉर्मर 2 का, डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2, और Z1 Z2 हमारे दोनों ट्रांसफॉर्मर के इम्पीडेंस हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सर्कुलेटिंग करंट इजिली कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पैरेलल ट्रांसफॉर्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डेल्टा स्टार कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, जो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है उसमें सेकेंडरी लाइन वोल्टेज और प्राइमरी लाइन वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब कितने डिग्री का डिफरेंस होता है? तो बेसिकली 30 डिग्री लीडिंग का डिफरेंस होता है। ये बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए, बी इसका करेक्ट आंसर है 30 डिग्री लीडिंग। इस डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे ये डेल्टा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, और ये सेकेंडरी लाइन वोल्टेज, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली जो लास्ट अभी यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था, आपके और भी जेई और एई के एग्जाम हुए थे, उनमें पैरेलल ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ पैरेलल ट्रांसफॉर्मर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से पैरेलल ट्रांसफॉर्मर पे। फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन इज अचीव व्हेन द लोड शेयर बाय द ट्रांसफॉर्मर इज एन एक्जैक्ट proportion with their rating, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू ट्रांसफॉर्मर आर ऑपरेटेड इन पैरेलल, दो ट्रांसफॉर्मर अगर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, मोस्ट एसेंशियल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज, तो हमारी जो मोस्ट एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो क्या है?
उनकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। अगर दो ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं तो जो हमारी मस्ट कंडीशन है या मोस्ट एसेंशियल कंडीशन है वो क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उनकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी टाइप के और भी MCQ सीरीज में आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि वीडियोस में जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है अदर टाइप के वीडियोस बनाने का। और मेरी वेबसाइट में ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि वेबसाइट में मैंने बहुत सारे UPPCL JEE का जो अभी एग्जाम हुआ था सितंबर में उसके पेपर्स डाले हैं। तो वो पेपर्स आप ज़रूर देखिएगा अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, किस टाइप का पैटर्न आता है, ये सब आपको वहाँ से पता चलेगा। ठीक है, और अपनी वेबसाइट का लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगी www.quick-learn.in, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो वहां से जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, MCQ सीरीज, थ्योरी लेक्चर्स सब कुछ पढ़ सकते हो, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप विजिटिंग माय वेबसाइट। बाय बाय।